तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन करो। आज हम क्या करेंगे, तो भाई आज हम एक नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज हम क्या करेंगे भाई, आज हम जो है एक नए चैप्टर को जो है शुरू करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो भाई इस चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नायाब, बहुत ही बेहतरीन। चलिए चलिए भाई, ये बताओ क्या हाल है, सब बढ़िया चल रहा है? संडे कैसा गया तुम लोगों का? हैं, संडे वाले दिन क्या किया तुम लोगों ने? अपने दिन को प्रॉपर तरीके से तुमने इस्तेमाल किया या नहीं किया? कुछ पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही? कि सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या पढ़ाई वढ़ाई चलती है सर? नहीं चलती पढ़ाई सर। चलिए सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए चलिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सही। चलिए, अरे बढ़िया बढ़िया, मस्त हो ना? चलो सर, बहुत ही बढ़िया। तो भाई आज हम एक जो है अर्थशास्त्र का बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और जो चैप्टर मैं समझता हूं कि जिसकी वैल्यू तुमको भी समझनी चाहिए, वो चैप्टर जो आज मैं करवाने वाला हूं। और इस चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इस चैप्टर को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखो, खाद्य का मतलब क्या होता है? यहां पर खाद्य की बात हो रही है, खाने की, फूड की बात हो रही है, जो हम खाते हैं। अब खाने में तो क्या क्या खाते हैं हम? बहुत सारी चीजें खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखोगे कि भैया दाल चावल रोटी सब्जी। भैया एक गरीब व्यक्ति से अगर आप पूछोगे कि भैया क्या खाते हो, हैं, तो क्या बोलेगा? पिज्जा खाता है या बर्गर खाता है। अरे वो हम पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, स्टारबक्स से कॉफी पीते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं भाई, वो तब होती हैं जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होता है। लेकिन अगर एक गरीब इंसान से आप पूछोगे ना कि क्या खाते हो तुम, अपना दिन जो है कैसा व्यतीत कर, क्या तुम्हें पौष्टिक आहार मिल पाता है या नहीं मिल पाता, तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब क्या होगा, ये बताओ, क्या होगा उसका जवाब? उसका जवाब ये होगा कि भाई वो बस जो है 2 वक्त की रोटी ही खा पाता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि खाद्य सुरक्षा का मतलब यह है कि बस तुम्हें 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, बस यह है खाद्य सुरक्षा का मतलब? नहीं, खाद्य सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि भाई किसी इंसान को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वो जिंदा है और बस ऐसी अपनी जिंदगी को काट रहा है, वो जी नहीं रहा अपनी जिंदगी को, वो अपनी जिंदगी को जी थोड़ी ना रहा है, वो अपनी जिंदगी को काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या खाद्य सुरक्षा है भारत देश में? अब हम इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि एक तरीके से पिज्जा और बर्गर में कीड़े होते हैं क्या? किस तरीके से तुम्हें गुमराह किया गया है बेटा? है, पापा मम्मी ने बोला होगा कि गंदी गंदी चीजें होती हैं, इनसे कीड़े पड़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिक्कत यह है, वो तुम्हें खिलाना नहीं चाहते, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो खिलाना ही नहीं चाहते तुम्हारे पिज्जा बर्गर, क्योंकि पिज्जा बर्गर जो होता है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। कीड़े वगैरह कुछ नहीं होते उसमें, पागल कहीं का। चलो ठीक है, चले चले। तो भैया इस चैप्टर को हम शुरू करें, फटाफट से बताओ, जल्दी से यार, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये चैप्टर जो है वो मैं बस अगले क्लास में खत्म कर दूंगा। मतलब जो कल की क्लास होगी उस क्लास में इस पूरे चैप्टर को मैं निपटा दूंगा, पूरे चैप्टर को। मैं इतनी इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, चले 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 सर। हाँ, एक ऐसा चैप्टर साइंस में भी होगा, लेकिन हाँ इसमें हम जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, वो एक तरीके से अर्थशास्त्र की नजर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो भैया सारे बच्चे मेरे को ना एक बारी थम्स अप दे दो बे, जल्दी से थम्स अप दे दो फटाफट से। और इसी के साथ हम इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को जो है ना शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करें, पक्की बात है? चलो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बात करते हैं भाई। तो भैया सबसे पहले तो हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में, कि खाद्य सुरक्षा है क्या, फूड सिक्योरिटी है क्या, और इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। अगर हमारे भारत देश में खाद्य सुरक्षा ना हो तो क्या हो सकता है भाई? क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत ही बड़ी एक जनसंख्या ऐसी है
जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो गरीबी में जी रही है। अब ऐसी जनसंख्या का पेट भरने के लिए सरकार के पास स्टॉक होना चाहिए, ताकि जब कभी अकाल पड़े, जब कभी बाढ़ आ जाए, जब कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए जिससे कि खाने पीने की जब दिक्कत हो जाए, तो सरकार के पास कम से कम इतना भंडार तो होना चाहिए, इतना स्टॉक तो होना चाहिए कि वो उन गरीब लोगों का पेट भर सके। समझ में आया ना? व्हाट इज फूड, चांटे पड़ेंगे ना, सही हो जाएगा। व्हाट इज फूड, क्या जिंदा कैसे है तू ये बता पहले। अरे प्रांजल पांडे जी बताओ, पांडे नाम खराब कर रहे हो तुम्हें आ रहा है। फूड क्या है बताओ ना, फूड क्या है? फूड एक ऐसी चीज, एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप खाते हो और उससे आप पेट भरते हो, और सुबह सुबह फिर जाते हो खेत में जाते हो, संडास में जाते हो, कहीं भी जाते हो, हाँ, जो वही फूड होता है हमारा, जिससे तुम अपना जिंदगी जो है आगे बढ़ा रहे हो, वही फूड है। व्हाट इज फूड है। ऐसे इतने कूल बनते हैं ये, ऐसे बिल्कुल क्या ही बताऊं मैं, चलो छोड़ो यार, मुंह से कुछ और निकल जाएगा मेरे। फूड क्या है? फूड नहीं पता तेरे को है? अभी खाते खाते बोल रहा होगा कि सर फूड बताओ, फूड क्या है? ये बताओ सर फूड क्या है? फूड क्या है सर, फूड क्या है? अरे भैया तो तू खा रहा है वही तो फूड है, पागल कहीं का। चलो ठीक है, चले ठीक है, तो आगे हम बढ़े। बेटा देखो, पिछला वाला जो चैप्टर उसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा, ऑलमोस्ट बन गए हैं। तो अगली क्लास में यानी कि कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन हाँ आपको स्पैमिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पैमिंग करोगे फिर भैया ब्लॉक करवा दूंगा मैं आपको। शॉर्ट नोट वैसे मैं शॉर्ट नोट्स ही लाता हूं, इससे शॉर्ट हो नहीं सकता है कुछ। पता नहीं तुम्हें कौन से शॉर्ट नोट चाहिए, कमेंट में आगे कुछ भी बोलने लगते हो तुम लोग यार, कैसी बात करते हो यार तुम। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर, खाद्य सुरक्षा है क्या, फूड सिक्योरिटी है क्या, फूड सिक्योरिटी क्या है सर, इसके बारे में बात करते हैं। देखो फूड, खाद्य की हम बात करें तो फूड में वो सब कुछ आ जाता है जिससे आप अपना पेट भरते हो, और जब अपना पेट भरते हो तभी आपका जो एक तरीके से स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। अगर आप पेट भर के खाना नहीं खाओगे, या फिर जो खाना खा रहे हो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं खा रहे हो, उसकी कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने शरीर से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, है ना। आप कुपोषण का शिकार बन जाओगे। जब आप कुपोषण का शिकार बन जाओगे, जब आपके शरीर में खाने पीने की कमी होगी, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि अलग अलग बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो भी कम हो जाएगी। इससे होगा ये कि आप भले ही जी रहे हो, एक्चुअली आप जी नहीं रहे होगे, आप अपनी जिंदगी को बस काट रहे होगे। जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, तो वो क्या कर रहे होते हैं? अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं? नहीं, वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे होते। उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। जब आप शरीर से ही परेशान हो, सोच के देखो, जब आप शरीर से ही परेशान हो तो फिर क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? फिर आप अपनी जिंदगी, अब आप बस यही सोचते रहोगे, आपके मन में यही चलेगा कि भाई रात का खाने की जुगाड़ कैसे करें, सुबह के खाने का जुगाड़ कैसे करें, दोपहर के खाने का जुगाड़ कैसे करें, यही करते रहोगे बस। आप आपकी जिंदगी का कुछ एम बचेगा, लक्ष्य बचेगा? तभी तो हम बोलते हैं ना, जिस देश में लोग भूखे हैं उस देश की कभी तरक्की हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेचारे वो जो लोग हैं वो अपने पेट से ही लड़ रहे हैं। बाहर जिंदगी में कैसे लड़ेंगे? वो अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे जो इंसान अपने पेट से ही लड़ रहा है? समझो थोड़ा सा, इसके बारे में हम जो बात करेंगे, समझ में आया ना? हाँ ना? तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। खाद्य की हम बात करते हैं तो खाद्य वही है भाई, जो आप खाते हो, जो भोजन करते हो आप, गेहूं, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी आप खा रहे हो वो हमारा खाद्य का ही हिस्सा हो जाता है। तो जब मैं खाद्य की बात करता हूं तो भाई हम बात करते हैं भोजन के बारे में, है ना। तो भोजन जीवन के लिए उतना ही, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई भोजन जो है वो जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना भाई सांस लेना। सोच के देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, ऐसे ऐसे अकाल पड़े हैं, ऐसी ऐसी भुखमरी आई है जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो भूख से मर गए हैं। तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, जब 1943 में बंगाल में भुखमरी आई थी, 1943 में जब बंगाल में भुखमरी आई थी, तो वहां पर जो परिवार का मुखिया था, सोच के देखो, परिवार का जो मुखिया था वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। किससे? बाहर जो इंसानों को खाने वाले घूम रहे हैं, वहां पे खाने की इतनी कमी आ गई थी कि वहां पर लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो अलग अलग घरों में जाकर इंसानों को काट काट के खा रहे थे, नरभक्षी बन गए थे लोग। तो इंसान भूख में क्या कुछ नहीं कर सकता। सोच के देखो, अभी तो तुम्हें लगता है कि 3-4 घंटे खाना ना मिले तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई पेट में आग लग रही है, पेट में पता नहीं क्या हो रहा है। अब सोच के देखो, लोगों ने 10-10 दिन से खाना नहीं खाया था, वो इंसान को खाने पर उतारू हो गए थे भाई। गली में जो कुत्ते मिल रहे थे उनको खा रहे थे पकड़ पकड़ के। गिद्ध जो है आसमान में घूम रहे थे ताकि कोई मरे और गिद्ध उसको खाने के लिए। सोच के देखो मतलब कितनी डरावनी सिचुएशन होगी। जब बंगाल में अकाल पड़ा था उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें करीबन लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग मरे थे इस अकाल में, लाखों। तो ये सारी जो चीजें हमने देखी, हमारा इतिहास जो है बहुत काला रहा है। हमारा जो इतिहास है
वो बहुत डार्क रहा है, बहुत काला रहा है। और इन इतिहास को हमने पढ़कर हमने जरूरत महसूस की कि हमारे पास खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि देखो, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो जनसंख्या है, वो अत्यधिक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की। और इस बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए अगर ऐसा कुछ भविष्य में होता है कि अकाल पड़ गया, खेती नहीं हुई, तो उससे होगा क्या सर? उससे होगा ये कि अब की बार तो करोड़ों लोग जो है भूख से मारे जाएंगे। तो यहां पे समझो थोड़ा सा, भोजन जो है जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। सांस लेने के लिए इतनी वायु की जरूरत होती है, उतना ही हमें भोजन की जरूरत है। अब भाई, जब तक हमारे एटमॉस्फेयर में, जब तक हमारा वायुमंडल है, इसमें वायु नहीं होगी, तब तक हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे सर? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकालेंगे सर? तो ये सारी होनी बहुत जरूरी है ना। अच्छा, अब जब मैं बोलता हूं कि भैया खाद्य सुरक्षा, तो बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है सिर्फ भाई 2 वक्त का खाना मिलता रहे। नहीं, है ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि केवल 2 वक्त का खाना मिल जाए, इसका मतलब यह नहीं होता कि खाद्य सुरक्षा हो गई है, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा है खाद्य सुरक्षा का मतलब। कि भाई बस 2 वक्त का खाना मिल रहा है किसी को, अरे भाई 2 वक्त का खाना आज के टाइम पर तो कोई भी खा लेता है भाई, लेकिन यहां पर 2 वक्त के खाने से मतलब नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। खाद्य सुरक्षा में के मुख्य जो आयाम है, यानी कि क्या क्या चीजें होती हैं खाद्य सुरक्षा में, तो इसमें बोला गया है, पहली बात तो है भाई खाद्य की उपलब्धता। खाद्य की उपलब्धता मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं, इनकी जो है उपलब्धता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्य उत्पादन होना चाहिए। यानी कि आप देखोगे, हमारा गेहूं है ना, हमारा चावल, हमारी दालें, है ना, आदि, ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जितने भी खाने पीने की चीजें, हमारे मसाले, जो भी है XYZ। दूसरी चीज है आयात। आयात का मतलब होता है कि जिन चीजों की कमी है, जिन चीजों की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं सर? वो बाहर से मंगवाते हैं सर। जिन चीजों की कमी होती है उसको हम क्या करते हैं सर? इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है चीजों को बाहर से मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है चीजों को यहां से भेजना। तो उसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर क्या होता है, जिन चीजों की हमारे पास कमी होती है, तो सरकार क्या करती है सर? उन चीजों का आयात करवाती है। जैसे आप देखोगे कि जब हम आजाद हुए थे, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि सरकार जो थी ना, वो बाहर से गेहूं मंगाया करती थी। सोच के देखो, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं अगर मैं अनाज की बात करूं, लेकिन उस टाइम पर सरकार जो थी वो अमेरिका से अनाज मंगाती थी, रूस से अनाज मंगाया करती थी। तो जिस चीज की सरकार के पास कमी होती है, जिस चीज के देश के पास कमी होती है ना, वो कहां से मंगाई जाती है? बाहर से मंगाई जाती है। कहां से मंगाई जाती है सर? बाहर से मंगाई जाती है ना। तो यहां पर इसका मतलब हो गया खाद्य उत्पादन, है ना। और दूसरा हमारा आयात होना चाहिए। फिर तीसरी चीज है भाई, सरकारी अनाज भंडारों में अनाज तो होना ही होना चाहिए ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टॉक, या फिर आप बोल सकते हो भंडार। भंडार यानी कि सरकार के पास, अब देखो, हर कोई अमीर नहीं होता। आज तुम्हारे पास जो है इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं हैं कि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हो, है ना। एक तुम्हें 3 वक्त का अच्छा खाना मिलता है, सुबह सुबह पराठे खाते हो, है ना, चाय भी पीते हो आराम से, और दूध भी मिलता है तुम्हें, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैं यही मान के चल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 1 वक्त का, 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता होगा, नहीं मिल पाता होगा भाई। होता, मैंने आज बहुत सारे बच्चे देखे हैं। तो समझो कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान है भाई, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, बिल्कुल, जो बिल्कुल क्या है सर? भूमिहीन है। यानी कि इनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, काम वाम मिलता नहीं है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में होता यह है कि सरकार के पास भी बहुत बड़ा भंडार होता है अनाज का। सरकार के पास बहुत बड़ा भंडार होता है अनाज का। तो सरकार क्या करती है? सरकार उस अनाज को रियायती दरों पर, यानी कि कम दरों पर, कम कीमतों पर गरीब लोगों में बंटवाती है। इसको हम बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जिस पर होता यह है कि सरकार के पास जो भी अनाज का भंडार होता है, तो सरकार उसको रियायती दरों पर गरीबों में बंटवाएगी, या फिर अगर कुछ ऐसा अकाल पड़ गया, कुछ, है ना, प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसी चीज हो गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में खाने पीने की चीजों की कमी होगी। अभी सोच के देखो, पंजाब में क्या हुआ। पंजाब जो है कृषि के मामले में हमारे पूरे भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, लेकिन अभी वहां पर इतने बड़े लेवल पर क्या पड़ा है सर? वहां पर बाढ़ आई है। आधे से ज्यादा जो पंजाब है वो डूब चुका है। तो हो सकता है कि क्या पता पंजाब में कमी आ जाए खाने पीने की। तो सरकार इस केस में क्या करती है? सरकार इस केस में अपने पास बहुत सारा भंडार रखती है, स्टॉक रखती है, ताकि क्या हो? ताकि जब खाने पीने की कमी हो तो सरकार उस अनाज का इस्तेमाल करेगी, और हमारे देश की जनता का, या फिर उन प्रभावित जो क्षेत्र हैं जहां पर अकाल आया है, जहां पर बाढ़ आई है, जहां पर भूकंप आया है, जहां पर सुनामी आई है, उन सारे इलाकों में यह निश्चित करती है कि वहां पर खाने पीने की जो अवेलेबिलिटी है, खाने पीने की जो पूर्ति है, वो बनी रहे। हाँ है ना, पूर्ति होती रहे खाने पीने की। समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ। अहमद बेटा सुधर जाओ थोड़ा यार, ये सब मत लिखा करो।
अच्छी बात है, अच्छी बात है तुमने बोला ये। मुझे भी पता है कि इन लोगों ने हेल्प नहीं की, लेकिन इसमें किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें मत किया करो मेरी क्लास में। हाँ अच्छी बात है, नहीं नहीं आपने सही बात लिखी है, लेकिन ये सब मत लिखा करो यहाँ पे। चलो ठीक है, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, हाँ है ना। फटाफट फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर हुई बेटा, जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो आप देखोगे तो यहां पे खाद्य उपलब्धता का मतलब है कि भाई खाद्य उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में होना चाहिए। नहीं है तो हम बाहर से मंगा रहे हैं, नहीं मंगा रहे। और भाई जो हमारे सरकारी भंडार जो है उनमें क्या होना चाहिए सर, हमारे जो सरकारी भंडार हैं उनमें हमेशा क्या होना चाहिए, स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए, हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे बोला जा रहा है कि हर व्यक्ति तक क्या होना चाहिए, हर व्यक्ति तक हमारी जो खाद्य सामग्री है उस तक पहुंच होनी चाहिए, हर व्यक्ति तक खाद्य सामग्री की पहुंच होनी ही होनी चाहिए। किसी के पास, अब जैसे आपने देखा होगा, आपने राशन कार्ड देखा है, राशन कार्ड, हाँ ना। तो आप जब राशन कार्ड लेने जाते हो तो राशन कार्ड पे आपको चीनी मिल जाती है, आपको चावल मिल जाते हैं, आपको अनाज मिल जाता है, आपको मिट्टी का तेल मिल जाता है, कैरोसिन जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है सर, ये सरकार बंटवा रही है आप पर। सरकार क्या दे रही है, उस पर सब्सिडी दे रही है सर। सरकार जो है उसको रियायती दरों पर आपको क्या मिलता है, वो 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो आपको अनाज मिल जाता है, जो सच में तो 13-15 रुपए किलो सरकार ने खुद खरीदा है। लेकिन सरकार जो है क्या कर रही है सर, सरकार आपको रियायती दरों पर उस अनाज को मुहैया करवा रही है ताकि आपके घर में खाने की कमी ना हो। क्योंकि सरकार को भी पता है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है, ना ही उनके पास ढंग से नौकरी है, कल पता नहीं नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, तो ऐसे में वो बेचारे भूखे मरेंगे, है ना। मरेंगे नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई हमें जो है हमें उन्हें खाद्य सामग्री जो है पहुंचानी ही रहती है या फिर पहुंचानी पड़ती है। क्लियर हुआ, चलिए। अब दूसरा भैया सामर्थ्य का मतलब क्या है कि भाई जो लोग हैं उनके पास पौष्टिक और पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए जो है धन भी होना चाहिए। अब जब मैं बोलता हूं ना 2 वक्त का खाना, अब 2 वक्त का खाने का मतलब यह नहीं है कि बस तुम कुछ भी खाए जा रहे हो। 2 वक्त का खाना मतलब जिंदा रखने के लिए अपने आप को तुम कुछ भी कर रहे हो। जो खाना खा रहे हो ना तुम, उस खाना खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए, प्लस वो खाना जो है पौष्टिक होना चाहिए सर, जो आपके शरीर को पोषण दे, जो आपके शरीर को प्रोटीन दे, जो आपके शरीर में एनर्जी दे, ऊर्जा पैदा करे। क्योंकि जब आपके शरीर में ऊर्जा है, जब आपके शरीर में प्रॉपर एकदम पर्याप्त मात्रा में पोषण है, तब ही आप कुछ और काम कर पाओगे। अब सोच के देखो ना, हमारे देश में अगर जो लोग हैं इनके पास पर्याप्त खाना ही नहीं है, पर्याप्त पोषण ही नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं आगे। और जब वो अपने आप को ही आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो पूरा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तभी तो आपने देखा है ना, जिस देश में भूखे लोग होते हैं उस देश की तरक्की नहीं होती कभी भी। क्योंकि बेचारे वो लोग अपने आप से लड़ते रहते हैं कि भाई हम कल का खाने का जुगाड़ कैसे करेंगे, हम परसों के खाने का जुगाड़ कैसे करेंगे। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, पैसा, है ना, अपने देश को आगे बढ़ाना, वो सब तो बहुत दूर की बात है भाई। जब उनके पास 2 वक्त का खाना ही नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे वो। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। और यहां पे लिखा गया है कि किसी भी देश में जो खाद्य सुरक्षा है वो तभी संभव है, कब संभव है सर, किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा कब संभव है। तो यहां पे 3 पॉइंट लिखे गए हैं कि सबसे पहला पॉइंट यह है कि सभी लोगों के पास पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा पॉइंट है इसे खरीदने में जो है सक्षम हो, यानी कि ऐसा है कि भाई उनके पास वो खरीदने के लिए, वो अनाज, गेहूं, चावल, है ना, उसके खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए, सक्षम होने चाहिए। वो इतने तो पैसे कमा रहे हो कि अपने पेट भरने के लिए वो अपना भोजन तो ले सकते हैं, है ना। और या फिर सक्षम, तीसरी चीज है कि सक्षम भी है लेकिन यहां पर खाद्य की उपलब्धता ना हो। तो भाई खाद्य की यानी कि खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी उपलब्धता में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तभी सरकार यहां पे मेक श्योर करती है कि प्रॉपर उत्पादन हुआ है भाई हर फसल का। अगर उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता तो सरकार बाहर से भी मंगाती है। वो अगर किसी चीज का, किसी खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं होता और वो एक ऐसी वस्तु है जो बहुत जरूरी है, तो सरकार जो है उसको बाहर विदेशों से भी मंगाती है। तो भाई यहां पर एक चीज मेक श्योर ये भी करना चाहिए कि भाई देखो खाने पीने की जो चीजें हैं इसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए। अब आपकी जो एनसीईआरटी है, उसमें एक बॉक्स दे रखा है, उसमें एक चीज बताई गई है, ध्यान से देखो फटाफट से। इसमें थोड़ा सा खाद्य सुरक्षा के बारे में और डिटेल में बताया गया। पढ़ो ध्यान से, इसको ध्यान से पढ़ो। मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूं, फिर बाद में पढ़ते रहना। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी, बहुत सारी चीजें जो है पता लगेंगी। आप जब किताब खोलोगे, आपके पास अगर एनसीईआरटी है और वो ये किताब खोलते हो ना आप, तो इस किताब में आपको पूरी कहानी दिखेगी। अब इस किताब में आप देखोगे कि पूरा यहां पे डिटेल में बताया गया है खाद्य सुरक्षा के बारे में। थोड़ा सा पढ़े हम, हाँ ध्यान से पढ़ना। आपकी किताब अगर पास हो तो किताब को पास लेके पढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही दिखाई दे रहा होगा। ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है ये सब आपको, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो आपकी किताब में पढ़ो, किताब खोल के बैठ जाओ, किताब में देख लेना। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया, बुक में होगा। हाँ, अब यहां पे ध्यान से पढ़ना शुरू करो उसको कि यहां पर बात की जा रही है कब की सर, 1970 के दशक की बात की जा रही है।
और 1970 के दशक में जो खाद्य सुरक्षा है, इसका अर्थ क्या था, इसके बारे में बात की जा रही है। इसका अर्थ यह था कि आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता, यानी कि अब यहां पे क्या, किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आधारित खाद्य पदार्थ। आधारित खाद्य पदार्थ ये कि भाई खाने पीने की चीजें तो बहुत सारी होती हैं, अब ऐसा थोड़ा ना कि आप कुछ भी बोल रहे हो। आधारित खाद्य पदार्थ ये है कि भाई जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी ही जरूरी है। जैसे कि आज के टाइम पर बिना चावल के, बिना दाल के, बिना अनाज के आप जिंदा नहीं रह सकते। तो अनाज क्या हो गया सर, अनाज चावल वगैरह ये सब क्या हो गए सर, ये सब के सब जो है हमारे एक तरीके से आधारित खाद्य पदार्थ हैं। इनकी हमेशा, क्योंकि देखो भले ही एक बार बर्गर, चाउमीन, मैगी ये सब बिना खा के जिंदा बचोगे तुम, और ये भी किससे ही बनती है, ये भी तो भाई गेहूं से ही बनती है ना। आप सोच के देखो ना, अब हम बोलते हैं बिस्किट, नमकीन, है ना, और ये सब जो तुम्हारा चाउमीन आती है, बर्गर आता है, उसका पाव जो आता है, ये बनता किससे है भाई, बनता तो गेहूं से ही है। गेहूं, मैदा, गेहूं से ही जो है आटा बनता है, गेहूं से ही मैदा बनती है। तो जितनी भी तुम चीजें खाते हो, ये जो फास्ट फूड जो होते हैं, ये बनते किससे हैं, तो ये भी मैदा से ही बनते हैं। और मैदा किससे बनती है, तो मैदा गेहूं से बनती है। गेहूं क्या, गेहूं अनाज है। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? हाँ, तो ये जो आधारित खाद्य पदार्थ है भाई, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। इसके बिना तो आधार है हमारा भाई, कुछ और चीज नहीं होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन जब अनाज ही नहीं होगा काम ही नहीं चलेगा। तो उसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला आधारित खाद्य पदार्थ। समझ में बोला? हाँ, समझ में आया नहीं आया, फटाफट बताओ। तो इसकी सदैव उपलब्धता रहनी चाहिए। अब हुआ क्या, हमारे देश के ना एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, एक बहुत बड़े हमारे देश के अर्थशास्त्री थे, और इनका नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनका नाम क्या था सर, अमर्त्य सेन नाम था इनका। और ये कहां के थे सर, तो ये बंगाल के थे सर। कहां के थे सर ये? बेटा जब गेहूं को बहुत महीन पीसा जाता है, जब गेहूं को बहुत ज्यादा महीन पीसा जाता है तो उसकी वो मैदा बन जाती है। मैदा कहीं और से नहीं आती, तुम्हें पता होना चाहिए भाई। तुम्हें लगता होगा मैदा कहीं और से बनती है, मैदा गेहूं से ही बनती है। जब गेहूं को बहुत ज्यादा महीन पीस लिया जाता है तो मैदा का रूप ले लेती है। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था भाई, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, और ये अमर्त्य सेन नाम था इनका। और अमर्त्य सेन की हम बात करें तो इन्होंने खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या बोला, तो इन्होंने जब ये आए, अभी अमर्त्य सेन की ना एक बहुत खास बात थी भाई। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, ये खुद बंगाल के थे, और जब 1943 में बंगाल की महामारी, बंगाल में जो बहुत बड़ी भुखमरी आई थी, बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में, तब उस अकाल के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया, बहुत रिसर्च की, बहुत ज्यादा रिसर्च की कि भाई ये अकाल क्यों पड़ा था। और जब इस अकाल के बारे में इन्होंने बहुत रिसर्च की, इन्होंने जाना कि अकाल इस वजह से पड़ा था, ऐसा नहीं था कि खाने पीने की चीजों की कमी थी, खाने पीने की जो चीजें हैं वो उपलब्ध थी, लेकिन वहां पे जो लोग थे उन लोगों की पहुंच ही नहीं थी उस खाने पीने तक। उनके पास इतना पर्याप्त धन ही नहीं था कि वो वहां तक पहुंच सकते। यहां पे इन्हें बाद में पता लगा कि 1943 में जो बंगाल की भुखमरी आई थी वो इसलिए नहीं आई थी कि खाने पीने की कमी थी, खाने पीने की उपलब्धता थी, लेकिन वहां पे जो गरीब लोग हैं ना, उनके पास पहुंच ही नहीं थी वहां तक पहुंचने की, उनके पास पहुंच ही नहीं थी, उनके पास पैसा ही नहीं था कि उसको अफोर्ड कर पाते। तो ये हमारे अमर्त्य सेन साहब ने जो है इसके बारे में लिखा। तो इन्होंने देखो, इन्होंने क्या बोला, अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा। क्या जोड़ा? और इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला, हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों के आधार पर मतलब ये कि भाई देखो ऐसा है कि जिनका हक है खाद्य सुरक्षा, जिनका हक है भाई, क्योंकि एटलीस्ट खाने पीने की चीजें तो अवेलेबल होनी चाहिए ना भाई। अब यहां पे बोला गया कि हकदारियों से अभिप्राय क्या है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बाल मुंह में कैसे आ गया, चलो ठीक है। हाँ चलो, अब यहां पे बोला कि हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच होनी चाहिए। सर हम यहां पे समझ में आया सर, ये बताओ कि ये हकदारियों का मतलब क्या है सर? इन्होंने क्या बोला सर? इन्होंने बोला कि हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच होनी चाहिए। तो सर ये हकदारियों का मतलब क्या है यहां पे? हकदारियों के आधार पर, हकदारियों, इसका मतलब होता है एंटाइटलमेंट। हकदारियों को इंग्लिश में बोलते हैं एंटाइटलमेंट। अब इन्होंने बोला कि हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया इन्होंने। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। मतलब इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि भाई खाद्य की जो सुरक्षा है वो किसके आधार पर होनी चाहिए? हकदारियों के आधार पर होनी चाहिए। तो हकदारियों का अभिप्राय क्या है सर? हकदारियों का जो है अभिप्राय क्या है, क्या मतलब होता है हकदारियों का सर? तो इन्होंने बोला कि हकदारियों से मतलब है कि जो भी हमारे समाज में, जो भी हमारा जो समाज है उसमें जो भी चीजें उपलब्ध हैं या फिर अलग अलग चीजों की जो आपूर्ति हो रही है, उन चीजों की आपूर्ति किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है सर? जो व्यक्ति उसमें लगा हुआ है,
और हमारे देश में आप देखोगे कि अलग अलग वस्तुओं की जो है एक तरीके से, जैसा आप देखोगे अलग अलग वस्तुएं हमारे पास, और इसके अलावा वो भी चीजें हैं जिनका उत्पादन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि अभी तक क्या था, अभी तक इन्होंने बोला कि सिर्फ आधारित खाद्य पदार्थ हैं, सिर्फ जो आधारित खाद्य पदार्थ जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो उपलब्ध होनी चाहिए हमेशा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला कि भाई जितने भी हकदारी, जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन की जो पहुंच है वो हर एक व्यक्ति तक होनी चाहिए सर। उस उत्पादन की जो पहुंच है वो हर एक व्यक्ति तक होनी चाहिए। आप देखोगे कि धीरे 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 जो खाद्य सुरक्षा का जो मतलब है उसमें काफी परिवर्तन आए। फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई, व्यक्तिगत, अच्छा व्यक्तिगत का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, पर्सनली, है ना, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि मैं अकेला हूं तो मैं क्या हो गया सर, मैं हो गया व्यक्तिगत, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा क्षेत्र और आपका पूरा राष्ट्र और तथा पूरा वैश्विक स्तर पर। खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। इन्होंने बोला कि खाद्य सुरक्षा कब होगी सर, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला खाद्य सुरक्षा कब होगी, हमारा जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ 1995 में, इस विश्व शिखर सम्मेलन में यह बोला गया, चाहे किसी का परिवार हो, चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे किसी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, चाहे मैं किसी राष्ट्र की बात कर रहा हूं, चाहे मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, आप अगर खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करते हो, यह कब पॉसिबल हो पाएगा कि जब हर एक व्यक्ति के पास एक सक्रिय जीवन हो। सक्रिय जीवन का मतलब उसके जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए सर, उसके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, सक्रिय जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, और उस स्वस्थ जीवन को जीने के लिए, उस सक्रिय जीवन सक्रिय जीवन जीने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, खाना होना चाहिए, खाद्य पदार्थ होने चाहिए। और उस खाद्य पदार्थों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उपलब्ध भी होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। तो भैया ये जो खाद्य है ना, ये जो खाने पीने की जो चीजें हैं, इस तक पहुंच भी बहुत जरूरी है सर। और पहुंच कब होगी सर, पहुंच कब होगी, जब उनके पास पैसा होगा। समझ में आया ना, यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन तक पहुंच कैसे होगी लोगों तक। आप सोच के देखो ना, मैंने बोला कि बंगाल में जब फैमाइन आई थी, बंगाल में जब सूखा पड़ा था, बंगाल में जब एक तरीके से अकाल पड़ गया था, लोग मरे थे। क्यों मरे थे, बाद में पता लगा लोग इसलिए नहीं मरे कि खाने की कमी थी, लोग इसलिए मरे कि लोगों को खाने तक की पहुंच ही नहीं थी। लोगों के पास खाने तक पहुंच क्यों नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था सर। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि भाई जितने भी लोग हैं ना, उनके पास एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक सक्रिय जीवन जीने के लिए, है ना, प्रॉपर तरीके से खाना होना चाहिए। खाना कहां से आएगा, जब उनके पास उस तक पहुंच होगी, है ना, भौतिक और आर्थिक रूप से जब उनके पास पहुंच होगी, भौतिक मतलब फिजिकली और आर्थिक मतलब फाइनेंशियली, कि पैसा भी होना चाहिए। पैसा दो और चीज खरीदो। आज आपके टाइम की हम बात करें, आज की मैं बात कर रहा हूं, मैं आज की मैं बात करूं आपसे, तो आज आप हर चीज खरीद सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा है। मैं बोलूं कि आपको मर्सिडीज खरीदनी है, खरीद लोगे। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि मर्सिडीज खत्म हो गई है। अब मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें जो है ऑडी खरीदनी है, ऑडी खरीद लोगे। मैं कहता हूं कि तुम्हें आईफोन लेना है, आईफोन ले लोगे। बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाएंगे। अब मैं थोड़ा ना बोल सकता हूं कि आईफोन नहीं ले सकते, इसका मतलब आईफोन है ही नहीं। अरे भैया आईफोन आपके लिए नहीं है क्योंकि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है भाई। जिनके पास पैसा है उनके लिए आईफोन उपलब्ध है। अब यहां पे वही बात की जा रही है कि भाई खाने की पहुंच तो होनी चाहिए ना, खाने की भौतिक और आर्थिक पहुंच बहुत जरूरी है। खाने की भौतिक और आर्थिक पहुंच बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगी, जब उनके पास पैसा होगा सर। खाना खरीदने के लिए उनके पास पैसा होगा। सोच के देखो, है ना। ये तो वही बात हो गई कि भैया वो हमको ऑडी लेनी है, ऑडी ले लोगे, नहीं ले पाएंगे। तो उसका मतलब यह है कि ऑडी है ही नहीं, ऑडी खत्म हो गई है। नहीं, ऑडी तो है लेकिन तुम्हारे पास ऑडी लेने के लिए पैसा नहीं है। तो यहां पे वही बात हो रही है, खाना खत्म हो गया था। नहीं, खाना खत्म नहीं हुआ, खाना तो है, लेकिन उस खाने को अफोर्ड करने के लिए तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। अरे भैया तुम लो, यहां पे तुम सब के सब जो है अपनी अमीरियत दिखा रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब के सब अपनी अमीरियत दिखा रहे हैं भाई।
बहुत ही मजा आया। और हाँ, ये जो बॉक्स अगर समझ में ना आया हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, और समझ में वो इसमें है ही क्या। सबसे पहले हमारे जो अमर्त्य सेन जो है उन्होंने थोड़ा सा किसके बारे में बात की, हकदारियों के बारे में बात की कि भाई सिर्फ हमारे आधारित खाद्य पदार्थों से मतलब नहीं होता खाद्य सुरक्षा का। एक तरीके से आधारित खाद्य सुरक्षा के अलावा यहां पर जो भी चीजें जिनका उत्पादन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका बाजार में उत्पादन हो रहा है ना, विनिमय बाजार में एक तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो उसका उत्पादन किया जा रहा है वो उस वस्तु की उपलब्धता होनी ही होनी चाहिए, है ना। तभी तो यहां पे बोला, देखो तुम्हें, मेरे को लगता है ये वाला शब्द समझ में नहीं आ रहा, अब ध्यान से पढ़ो फटाफट से। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ। देखो अब हमारा जो राज्य है, हमारी जो सरकार है, हमारा जो समाज है, वो अलग अलग चीजों की आपूर्ति करवा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हकदारियों का अभिप्राय उनसे भी होता है, उन वस्तुओं से भी होता है जिनका उत्पादन विनिमय बाजार, यानी कि जहां पर खरीद बिक्री हो रही है ना, वहां पर आप देखो कि जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो है हमारे बाजार में जिसका लेन देन किया जा रहा है, जो भी चीजें उत्पादन की जा रही हैं, वो एक तरीके से लोगों तक उपलब्ध होनी चाहिए। तो हमारे अमर्त्य सेन ने बोला। फिर हमारा जो एक तरीके से आप देखोगे ना, हमारा जो एक तरीके से आप देखोगे खाद्य शिखर सम्मेलन हुआ 1995 में, इन लोगों ने घोषणा की कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति के पास, सभी व्यक्ति जितने हैं, अगर वो सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जीवन व्यतीत करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन होना चाहिए। और वो पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा सर, बताओ सर, कि उनके उस पौष्टिक भोजन तक पहुंचने के लिए उनके पास एक तरीके से पैसा होना चाहिए सर, पहुंच होनी चाहिए आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से। तभी जाकर जो है हमारे देश में, या फिर किसी भी देश की हम बात करें, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, तभी तक वहां पर जो है सुरक्षा आ पाएगी। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, हकदारियों का मतलब बेटा यही है, बिल्कुल सही बोला आपने। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो भाई ये देखो ऐसे ये बॉक्स बहुत सारे दे रखे हैं, कोई बात नहीं। वैसे अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं कोई प्रश्न नहीं आता, बट मैंने इसलिए पढ़ा दिया ताकि तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपल सी बात बोली गई है कि ऐसा नहीं है कि खाना होने से, खाना उपलब्ध होने से, खाद्य उपलब्ध होने से ही कुछ नहीं होता, उस तक पहुंच भी होनी चाहिए। पहुंच ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। अकाल ऐसी तो पड़ा था कि बेचारे बहुत सारे जो लोग थे उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो इतना पैसा इकट्ठा करके खाने पीने की चीजें खरीद सकते, तभी मर गया बेचारे वो। पैसा अगर सोच के देखो, अगर पैसा होता तो मरते, वो नहीं मरते। अब सोच के देखो, पूरे बंगाल की जो अकाल पड़ा था, कौन सा अमीर व्यक्ति मर गया होगा उसमें? कोई अमीर व्यक्ति मरा था? नहीं, सबके सब गरीब लोग मरे थे। अमीर क्यों नहीं मरा? अरे भैया, अमीर जो व्यक्ति है उसके पास पहुंच है उस खाद्य पदार्थ तक पहुंचने की, पैसा है उसके पास, सब कुछ उसका, धन है उसके पास। तो वो लोगों के पास नहीं था, जिनके पास नहीं था वो मारे गए, वो भूख की वजह से मारे गए। समझ में आया? हाँ है ना? चलिए, अच्छा, अब यहां पे सवाल यह आता है कि खाद्य सुरक्षा क्यों सर, खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? खाद्य सुरक्षा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चले देखते हैं भाई। अब देखते हो कि ये सारी जो समस्याएं आती है कहां आती हैं? अमीर लोगों में आती है? नहीं आती। खाद्य सुरक्षा की जब हम बात कर रहे होते हैं भाई, हम गरीबों की बात कर रहे होते हैं, तो आप देखोगे गरीब वर्ग जो है हमेशा खाद्य असुरक्षा से जूझता है, हमेशा गरीब वर्ग। तुमने कभी सुना है कि अमीर जो है, अरे भाई वो अमीर है बहुत ज्यादा, उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है? कभी सुना है तुमने? कभी भी ऐसा सुना होगा? ये एकदम फालतू का स्टेटमेंट कि भाई उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन भूखे रहते हैं, वो बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं, पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता, पहुंच ही नहीं है। तो ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा तुमने। ये हमेशा जब मैं बात करता हूं खाद्य सुरक्षा के बारे में, मैं किसके बारे में बात कर रहा होता हूं सर? मैं बात कर रहा होता हूं गरीब वर्ग के बारे में। हमेशा आपकी बुक भी इसके बारे में बात कर रही है। हाँ, लेकिन क्या हो सकता है, लेकिन एक चीज हो सकती है, मे भी हो सकता है कि किसी जगह पर लोग बहुत अमीर रह रहे हो, पैसे वाले रह रहे हो, लेकिन वहां पर भूकंप आ जाए, अब क्या करोगे? जब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, फिर तो भैया अमीर गरीब सब एक जैसे हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। तो ऐसे में क्या हो सकता है सर? ऐसे में हमारे पास स्टॉक तो होना चाहिए। अरे सोच के देखो भैया, वैसे तो हमारे समाज में अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो हमारी प्रकृति है वो अमीरी गरीबी में कोई भी डिफरेंस नहीं करती। बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, फिर क्या? फिर तो सब गरीब सब अमीर सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब ऐसे में ना ही कोई अमीर बचा हुआ है, ना ही कोई गरीब बचा हुआ है भाई। अब तो जो खाद्य समस्या है वो सबको आएगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ, अब देखो, यहाँ पे लगा हुआ है कि गरीब वर्ग हमेशा जो है
खाद्य असुरक्षा से जूझता है। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं भूकंप, सूखा, बाढ़, अकाल, ये सब आपदाएं जब आती हैं तो आप देखोगे यहां पर थोड़ी सी तस्वीर बदल जाती है। यहां पर जो गरीबी रेखा के ऊपर वाले जो लोग होते हैं ना, ये भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। गरीबी रेखा की जो ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं सर। जो गरीबी रेखा पंता का मतलब क्या है, यहां पे जो उस जो रेखा हमने खींची है सर, कि एक रेखा है, इसके नीचे वाले सारे गरीब हैं, तो इसके ऊपर वाले जो लोग होते हैं, ऐसी सिचुएशन में भूकंप आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो यहां पर जो लोग संपन्न भी होते हैं, जिनके पास पैसा भी होता है, वो भी कभी कभी आप देखोगे इससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि सूखा आ जाना, तो सूखा सॉरी मैं कह रहा हूं सूखा, प्राकृतिक आपदा की हम बात करें, जैसे भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए। अब ऐसे में आप देखोगे कि जो खाद्य उत्पादन जो है उसमें क्या आती है, गिरावट आती है। जैसे कि आप देखोगे इस साल आपको खाद्य उत्पादन में गिरावट दिखेगी सर। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो अनाज सबसे ज्यादा पैदा करता है भाई पंजाब, तो पंजाब में इस बारी बाढ़ आई है, और पंजाब में जब बाढ़ आई है तो बहुत सारे जो अमीर किसान थे वो बर्बाद हो गए। उनके जो 50-50, 100-100 एकड़ में जो उनके खेत थे गेहूं के, वो सब जो है बाढ़ में साफ हो गए, सब साफ, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, खत्म हो गया सर, सब कुछ खत्म हो गया, फसल उनकी बर्बाद हो गई। तो हो सकता है इस बारी थोड़ी उत्पादन हमारा कम हो सकता है, इस बारी जो हमारा उत्पादन वो कम हो सकता है कि इस बारी उत्पादन में हमारी जो है आपको गिरावट देखने को मिले। तो खाद्य उत्पादन में जो आपको गिरावट दिखने को मिलती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। जैसे मैं अभी सबसे ताजा ताजा जो उदाहरण है वो है हमारे पंजाब का। वहां पर क्या है, वहां पर बड़े स्तर पर आपको बाढ़ देखने को मिली है। अब होता क्या है कि जब खाने पीने की चीजों की कमी होती है तो क्या होता है सर, जब खाने पीने की चीजों की कमी होती है तो आपको देखने को मिलता है कीमतों में वृद्धि। अब सिंपल सी बात है, अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं और कोई खाने पीने की चीजें आई, 10 लोग हैं, खाने पीने की चीज कमी है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। चीज इतनी है, डिमांड डिमांड इतनी है, चीज इतनी है कोई और डिमांड इतनी है, तो होगा क्या, होगा कि इतनी सी जो चीज है ना, इसकी कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। अब क्या होगा, अब इतने जो लोग हैं, सिर्फ जिनके पास पैसा होगा वही वो जो चीज है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, उनकी पहुंच हो जाएगी उस तक। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं, कि कभी कभी क्या होता है, जब खाद की कमी होती है, जब खाद उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, कमी आ जाती है, सूखे के कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, आप देखोगे कि ऐसी स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ऐसी स्थिति में आपको देखने को यह मिलता है कि खाने पीने की चीजें बहुत कम है, इतनी है सर, और डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, अब होगा यह कि वृद्धि होगी किसमें, दाम में। पहले कोई चीज 10 रुपए किलो बिक रही थी, अब वो 20 रुपए किलो बिकेगी, 25 रुपए किलो बिकेगी। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जिनके पास पैसा होगा उनका पेट तो भर जाएगा, जिनके पास पैसा नहीं होगा बेचारे वो रह जाएंगे पीछे। अब यहां पे वही बताया गया कि आप देखोगे कि जब खाद की कमी होती है, इससे होता यह है कि हमारी जो कीमतें हैं इसमें वृद्धि आ जाती है। अब होता क्या है सर, अब ऊंची कीमतों पर जो है भोजन खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किनके लिए सर, गरीब लोगों के लिए। और लंबे समय तक जो है यह स्थिति भुखमरी और अकाल का रूप ले लेती है। समझे भाई, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना ठीक है, इंसान काट लेगा, कम भोजन में इंसान काट लेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन यही स्थिति अगर लंबे समय तक रहेगी सर, अगर यही सेम स्थिति आपको देखने को लंबे समय तक मिलती है, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में होगा ये कि यही जो स्थिति है कि जब भाई क्या हुआ, पहले जो खाने पीने की जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि आई। जब वृद्धि आएगी तो ऊंची कीमतों पर जो है लोग जो है खाना नहीं खरीद पाएंगे। जो सिर्फ अमीर लोग हैं जिनके पास उस खाने की पहुंच है, वही जो है उस खाने को खरीद पाएंगे। लेकिन बाकी का जो बेचारा गरीब है, जो पहले से जूझ रहा था लेकिन उसको अब और जूझना पड़ेगा, तो वो खाना नहीं लेगा। अब यही जो स्थिति है जब बहुत लंबे समय तक चलती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं भुखमरी पड़ना, या फिर उसको हम नाम दे देते हैं सर अकाल पड़ जाना। यही जो स्थिति है वो अकाल का रूप ले लेती है। चमका या नहीं चमका, फटाफट से बताओ जल्दी से। अब यहां पे ना एक उदाहरण दिया गया है, कब का सर, यहां पर उदाहरण दिया गया है 1943 का। अब 1943 में क्या हुआ था सर, तो 1943 में जो है बंगाल आया था, बंगाल में अकाल पड़ा था सर। और सोच के देखो, तुम सोच के देखो, मतलब कितना ज्यादा भयानक आया होगा, कितने लोग मरे भूख से, कितने लोग मरे भूख, सोच के देखो, भूख से मौत जो है कितनी दर्दनाक होती है। तुम्हें 2-4 घंटे खाना ना मिले ना तो पेट में जलन पड़ने लगती है, अरे भैया तुम कलेश कर देते हो, अरे खाना नहीं दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सोच के देखो, यहां पर भूख से लगभग 30 लाख लोग की जो मौत हुई थी। 30 लाख लोगों की जो यहां पर मौत से खाना ना मिलने से मौत हुई थी, 30 लाख से ज्यादा। तीस लाख समझ तो नंबर कितना होता है।
हाँ, बहुत ज्यादा नंबर होता है, 30 लाख। छोटे मोटे देशों की पॉपुलेशन होती है इतनी। चलो ठीक है ना। तो 30 लाख लोगों की मौत हुई थी, और ये सब ये सरकारी आंकड़े हैं। सही में तो कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए होंगे, सही में। क्लियर हुआ ना? हाँ। हालांकि फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि सरकार ने जो कदम उठाए, उसके बाद आप देखोगे ना 1943 के बाद, 1943 के बाद आपको कोई ऐसा अकाल पड़ते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम पर हम अंग्रेजों के अधीन थे, और अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसकी वजह से जो है ये अकाल पड़ा था। अब अमर्त्य सेन जो थे ना, उन्होंने यही तो स्टडी की थी, यही इसी का अध्ययन किया था कि भाई अकाल पड़ा कैसे। फिर उनको पता लगा कि खाने की पहुंच ही नहीं थी लोगों तक, खाने की पहुंच ही नहीं थी लोगों के पास। समझ में आया ना? हाँ। तो आप देखो यहां पे कि हालांकि ऐसा अकाल फिर नहीं आया, लेकिन आज भी भूख और खाद्य असुरक्षा की समस्या बनी हुई है। आज भी आप देखोगे हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे मैं बिहार की बात करूं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, जैसे कि मैं झारखंड की बात करूं, यहां पर अभी भी लोग जो हैं खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं, इनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं होता। तुमने भारत देखा ही क्या है भाई? अभी तुम्हें सिर्फ भारत का वो अच्छा अच्छा जो इलाका है वही दिखाई देता है। भारत के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर सच में आज गरीबी एग्जिस्ट करती है, जहां पर सच में आज भी लोग जो हैं वो भूखे पेट सोते हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट बताओ। अच्छा, अब यहां पे बात की गई है कोविड की। अब जैसे कोविड आया था भाई, अब कोविड में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कोविड में तो सब लोग अपने घर में बंद हो गए थे। ऐसे कई सारे गरीब लोग थे बेचारे, जिनका बेरोजगार की स्थिति, जो बेरोजगार थे, या फिर आप बोल सकते हो इनको काम जो है मिल रहा था, वो काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि कोविड आ गया था भाई, लॉकडाउन हो गया था, सब अपने घर में बंद थे। तुम भी अपने घर में बंद हो गए। आज से जब 4 साल पहले जब कोविड आया था, कुछ याद है तुम्हें? कोविड के बारे में कुछ पता है तुम्हें? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। हाँ, तो जब कोविड के टाइम पे तुम 8-9 साल के हो गए, उस टाइम पे कितना, 2021 में आया था, तो 20-21 में आया था, 5 साल हो गए हैं। उस टाइम पे कौन सी क्लास, चौथी पांचवी में हो गए तुम? उस टाइम का थोड़ा सा तुम्हें याद है? थोड़ा सा अंदाजा है? थोड़ा सा भी अंदाजा है उस टाइम का तुम्हें? हाँ, ये बताओ, उस टाइम का थोड़ा सा भी अंदाजा है तुम्हें या नहीं है? फटाफट से बताओ। है? हाँ। तो उस टाइम पर तुमने स्थिति देखी थी कितनी खराब हो गई थी, और खराब अमीर लोगों की या फिर मध्यम वर्ग के लोगों की नहीं हुई थी, खराब किसकी हुई थी सर? गरीब लोगों की, क्योंकि घर बंद हो चुके हैं। अब गरीब लोगों के पास कुछ काम नहीं है, अब उनके पास खाद्य सुरक्षा भी नहीं है भाई, तो क्या करेंगे बेचारे? वो बेचारे क्या करेंगे? तो समझो यहां पे, हालांकि ऐसा अकाल कभी दोबारा नहीं पड़ा, लेकिन आप देखोगे कोविड 19 की मैं बात करूं, कोविड 19 की महामारी में खाद्य उपलब्धता और आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर डाला। क्यों बुरा असर तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हमारी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी वो रुक चुकी थी, वो 1-2 साल के लिए रुक चुकी थी, बिल्कुल थम गई थी। बिल्कुल हमारी आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल 2 साल के लिए थम चुकी थी भाई। सोच के देखो, ऐसा लगा था मोदी जी ने जो है वो ऐलान किया था कि 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगेगा, फिर 10 का 15 दिन हुआ, फिर 1 महीना हुआ, फिर 2 महीने हुए, फिर 3 महीने हुए, फिर 6 महीने, फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ऐसे करके 2 साल हो गए थे। और सच में सोच के देखो, यहां पे कोविड 19 की बात करें तो कोविड 19 में जो हम बात करते हैं, तो महामारी ने भी जो एक तरीके से कोविड 19 की जो महामारी है, महामारी का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो फैलती है। महामारी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो फैलती है सर, है ना? तो कोविड 19 महामारी ने भी जो है एक तरीके से खाद्य उपलब्धता और आर्थिक गतिविधियों पर जो है एक अच्छा खासा असर डाला था, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद हो गई थी। इसलिए क्या होता है? इसलिए होता क्या, देखो, अब आपदा का कोई रूप नहीं होता। अब कोविड 19 किसी ने सोचा था? कोविड 19 तो एकदम से आया भाई, एकदम से आया, एकदम से। तो आपदा का कोई रूप नहीं होता, प्रकृति अपना जलवा कभी भी दिखा देती है, प्रकृति जो होती है वो अपना रूप कभी भी दिखा सकती है। तो यहां पर जरूरत यह है कि तो हमारे पास, सरकार के पास हमेशा खाद्य सुरक्षा होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपदा का कोई रूप नहीं होता, आपदा कभी बता के नहीं आती। कोविड 19 बता के आया था क्या? ये बताओ। हमने ये किसी ने सोचा था? सोच के देखो, जब लॉकडाउन लगा था उससे ठीक 2 महीने पहले पहला केस आया था, 2 महीने पहले, सिर्फ 2 महीने पहले कोविड का पहला केस आया था पूरी दुनिया में, और 2 महीने के अंदर ये कोविड जो है पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया में। सोच के देखो, पूरी दुनिया में कोविड फैल गया था, सिर्फ पहला केस आया था कोविड का 2 महीने पहले। अब समझो, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई समझो 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 कि तब हमें यहां पे जरूरत महसूस हुई कि भाई देखो, हमारे पास खाद्य सुरक्षा तो होनी चाहिए। इसलिए देखोगे, किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि आपदाओं और महामारियों के दौरान कभी भी खाने पीने की चीजों की कमी ना हो। क्योंकि आपदा जो होती है बेटा, बता के नहीं आती। जब आपदा आएगी तो एकदम से आएगी, और एकदम से आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सरकार पहले से अपने पास क्या रखती है सर? सरकार अपने पास पहले से बहुत बड़े स्टॉक में अनाज रखती है।
खाने पीने की चीजें रखती है, ताकि इन केस अगर कोई आपदा आ गई तो यहां पर क्या होगा सर, अगर कोई आपदा आ गई तो यहां पे होगा ये कि यहां पे कभी भी खाने पीने की चीजों की कमी नहीं आएगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे कि बंगाल प्रांत में चावल की उपज की हम बात कर लेते, थोड़ा सा देखो। 1938 में 85 लाख टन थी, 1939 में 79, 1940 में 82, 1941 में 68, 1942 में 93 और 1943 में 76, है ना। ये इतने लाख टन का जो उत्पादन हुआ था, जिसमें आयात कितना किया गया, आयात मतलब हमारे देश तक लाया कितना गया, 3, 2, 3, 4। निर्यात कितना किया, निर्यात हमने नहीं किया लगभग। कुल उपलब्धता की हम बात करें तो आप देखोगे ना, कुल उपलब्धता थी हमारे पास 79, है ना। सोच के देखो, खाने पीने की उपलब्धता है, खाने पीने की जो उपलब्धता है बनी हुई है सर, लेकिन फिर भी आप देखोगे बंगाल में आपको अकाल देखने को मिलेगा। फिर भी आपको बंगाल में जो है एक तरीके से आप देखोगे ना, क्योंकि यहां पे जो अमर्त्य सेन साहब जो है उन्होंने यही तो देखा कि भाई ये बताओ कि तुम पूरा जो डेटा देखोगे तो लगभग उतना ही है सर। 1943 में भी आप देखोगे अच्छा खासा उत्पादन हुआ है सर, उपलब्धता जो है कुल इतनी है सर, लेकिन फिर भी लोग मरे कैसे सर, फिर भी आप देखोगे 30 लाख लोग मारे कैसे गए सर। इससे कम तो यहां पर हुआ है सर 1941-40 में, तो फिर लोग मारे कैसे गए। यानी कि आप देखोगे ना कि खाने पीने की उपलब्धता तो थी, इसका मतलब तो एक साफ हो गया है कि जो भुखमरी आई थी, जो अकाल पड़ा था, उसमें था क्या सर, खाने पीने की उपलब्धता तो थी, लेकिन फिर ये गया कहां। यानी कि लोगों की पहुंच ही नहीं थी इस तक, पहुंच होती तो शायद लोग ना मारे जाते। और यही यहां पर हमारे अमर्त्य सेन साहब जो थे उन्होंने बोला। ठीक है ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि खाद्य असुरक्षित कौन है। अब जिसके पास खाने पीने की कमी है, सबसे ज्यादा जो असुरक्षित लोग हैं वो कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सर। क्या कौन है असुरक्षित लोग, समझो थोड़ा सा, कौन है असुरक्षित लोग, समझो। भारत में खाद्य सुरक्षा की हम बात करें और इसके कारण, उसके प्रभाव, समाधान की बात करें, तो आप देखोगे भारत में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, मुद्दा है, सच मतलब सच्ची बात है, क्योंकि हमारे भारत देश की जो एक तरीके से जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उस जनसंख्या का पेट भरना एक तरीके से ऐसा है कि भाई, एक तरीके से आप देखोगे ना कि एक ऐसा कुआं जिसका कोई अंत ही नहीं है। सोच के देखो, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, और दिक्कत यह है कि भाई खाद्य सुरक्षा में आप देखोगे कि हमारे गंभीर मुद्दा क्यों है, क्योंकि आप देखोगे समाज में जो कमजोर वर्ग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे, कमजोर वर्ग। अरे भाई हम अमीरों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम गरीबों की बात कर रहे हैं। आप देखोगे कि जब भी कभी अकाल वगैरह पड़ेगा, जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आएगी, तो कोई डाउट नहीं है सब पर बराबर बराबर असर पड़ेगा, लेकिन ज्यादा असर किस पे पड़ेगा कि जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो हमारे बेचारे दलित भाई बहन जो है, उन पर जो है एक तरीके से समाज में जो कमजोर वर्ग हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उनको समाज ने तो हमेशा दबाया ही दबाया है, हमेशा समाज ने उनको दबाया है। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई जब समाज ने उनको दबाया है, तो जब ऐसी कोई आपदा आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि वो जो समाज ने जिन लोगों को दबाया हुआ है, तो वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे सर, वो लोग उन संसाधनों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनके वो संसाधन है ही नहीं सर, उनको दबाया गया है इसलिए वो गरीब हैं। तो समझो जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, जब भी कभी अकाल जैसी स्थिति आती है, तब क्या होगा, तब क्या देखने को मिलेगा आपको, तब देखने को यह मिलेगा कि सबसे जो हमारे कमजोर वर्ग हैं, जिनको हमेशा दबाया गया है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि बेचारे ये तो ऑलरेडी दबे हुए थे ना यार, इनको तो ऑलरेडी इनके साथ कितना गलत हुआ है, और जब ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी तो इनको कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा भाई, सब अपने मतलब में चौकस रहेंगे, है ना। यह समझने के लिए आप देखोगे इसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया कैसे। आप देखो खाद्य सुरक्षा से प्रभावित वर्ग कौन से, तो आप देखोगे जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे बेचारे भूमिहीन किसान है, यानी कि इनके पास भूमि नहीं है ना, या फिर आप बोल सकते हो जो छोटी जमीन है इनके पास, वो जमीन जो है उतनी ज्यादा पर्याप्त नहीं है। जो भी हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, जिनके पास आज काम है कल काम नहीं होगा, पारंपरिक कारीगर मतलब जो बहुत पुराना काम करते आ रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी का मतलब समझते हो, दिहाड़ी का मतलब क्या होता है, जो दिन का पैसा लेते हैं, जैसे एक दिन काम मिल गया तो उसका पैसा मिल गया, दूसरे दिन काम मिल गया उसका पैसा मिल गया, तीसरे दिन काम ही नहीं मिला, चौथे दिन काम नहीं मिला, तो जो दिन के हिसाब से पैसा लेते हैं कि भाई आज मजदूरी मिल जाएगी तो आज पेट भर जाएगा, आज मजदूरी नहीं मिलेगी तो आज पेट नहीं भरेगा। तो आपने देखा होगा आपके जो शहर में चौराहे वगैरह जो होते हैं, गांव में जो चौराहे वगैरह होते हैं, उनमें देखोगे ना बहुत सारे मजदूर लोग खड़े होते हैं, एक गाड़ी आती है, गाड़ी भर के ले जाती है ना, फिर वो काम करते हैं, काम करने के बाद उनको पैसा दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जयराम जी की, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता यह है कि जिस दिन काम मिलेगा उस दिन पैसा आ जाएगा, जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन पैसा नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर, है ना। आप देखोगे दिहाड़ी मजदूर, ठीक है। तो ये सबसे कमजोर है भाई ग्रामीण इलाकों की हम बात करें। शहरी, अरे हाँ, इसमें हमारे क्या, इसमें हमारे जो दलित भाई बहन जो ये भी आ जाते हैं, दलित भाई बहन जो है हमारे, ये भी इसमें शामिल है।
सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं पर मंडरा रहा है। अच्छा, ये तो होगी गांव की बात। अब मैं शहरों की बात करूं तो आप देखोगे शहरों में जो हमारे बेचारे कम वेतन वाले मजदूर हैं, जिनको वेतन बहुत कम मिलता है, क्योंकि शहरों में महंगाई बहुत ज्यादा होती है, अब उतने कम वेतन में उनका गुजारा नहीं चलता, तो और उनकी इनकी जो एक तरीके से इनका जो रोजगार होता है वो भी निश्चित नहीं होता, कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। एक तो वेतन कम और ऊपर से असुरक्षा है। अनियमित काम करने वाले जो लोग हैं, अनियमित काम करने वाले लोग कौन से होते हैं? जिनकी जो रोजगार की शर्तें होती हैं वो नियमित नहीं होती। जैसे एक दुकान पे तुमने देखा होगा, एक दुकान है, पसारी की दुकान होती है ना, उस पे एक चिंटू काम करता है। चिंटू, वो बेचारा पूरे दुकान का सामान देखता है। आपने देखा होगा जब भी कभी राशन लेने जाते हो तो दुकानदार बैठा होगा, लाला जी होते हैं, लाला जी एकदम, है ना, लाला जी के पीछे एक चिंटू नाम का लौंडा होता है, चिंटू पप्पू ऐसे नाम होते हैं इनके, है ना। तो वो क्या करता है बेचारा, वो काम करता है, वो सारा काम करता है इधर से उधर सामान, क्योंकि वो लाला जी तो उठ नहीं सकते ना, वो तो बस ऑर्डर देते हैं, चिंटू ये ले आ, चिंटू वो ले आ, लेकिन उसका रोजगार नियमित नहीं है, उसको कभी भी निकाला जा सकता है, उसके काम के घंटे नियमित नहीं है। तो ऐसे बेचारे जो लोग होंगे वो भी एक तरीके से असुरक्षा से जूझेंगे, है ना। फिर आप देखोगे जो मौसमी कामगार होते हैं, मौसमी कामगार क्या होता है बेटा? मौसमी कामगार वो कामगार होते हैं जो कुछ ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मौसमी है, जो मौसम के हिसाब से होते हैं। अगर मौसम चल रहा है तब तक काम मिलता रहेगा, जैसे ही उस पर्टिकुलर चीज का उस वस्तु का मौसम गया तो काम भी इनका चला जाता है। काम था जब तक मौसम था उस चीज का तब तक काम था, मौसम नहीं था तब तक काम, मौसम नहीं था तो काम से निकाल दिया गया। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा शहरों में लोग प्रभावित होते हैं, इनके पास आप बोल सकते हो कि खाने की असुरक्षा आ सकती है। गांव में ये लोग हो गए, शहर में ये लोग हो गए, तो इन दोनों के पास आप देखोगे आपको भविष्य में असुरक्षा, खाने की असुरक्षा देखने को मिलेगी। अब यहां पे बोला गया कि खाद्य असुरक्षा के कारण क्या है, तो आप देखोगे कि सामाजिक असमानताएं, हमारे जो समाज में आपको बहुत ज्यादा तो असमानताएं देखने को मिलती हैं। मैंने बताया था ना आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो अनुसूचित जाति है ना, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, हमारे जो दलित भाई बहन जो हैं, आप देखोगे इनको समाज ने हमेशा दबाया सर। इनको समाज ने, थोड़ा जमींदारों के बारे में, हाँ जमींदार, हाँ मैं क्या जमींदारों के बारे में बोल दूं, क्या बोलूं जमींदारों के बारे में? पागल हो गए हो क्या बेटा? क्या बोलूं जमींदारों के बारे में मैं? इन पर कोई खाद्य सुरक्षा वो नहीं आती, समस्या नहीं आती, इन पर कोई खाद्य सुरक्षा नहीं आती, जमींदारों पर असुरक्षा नहीं आती। जिन पर असुरक्षा आती है उन्हीं के बारे में तो बताऊंगा ना, जमींदारों के बारे में क्या बताऊंगा? पागल है क्या? बिल्कुल। क्या पढ़ता है तू, ये बता पहले। जब मैं समझाता हूं तो यहां पर खोपड़ी में क्या भूसा भर के बैठे होते हो क्या? ये बताओ पहले। जमींदारों के बारे में भी बोल लो, क्या बोल लूं जमींदारों के बारे में? बता क्या बोलूं, बता बता क्या बोलूं जमींदारों के बारे में? पागल कहीं का। असुरक्षा जमींदारों पे कैसे आएगी बता? है, जमींदारों ने तो शोषण किया है इन लोगों का। जमींदारों के पास खाने पीने की कमी नहीं रहेगी कभी, जमींदारों के पास खाने पीने की कमी कभी नहीं रहेगी, ये हमेशा शोषण ही करते रहेंगे। और आज के टाइम पर जमींदारी से जैसी कोई चीज बची नहीं है, पहले चला करती थी, लेकिन उसके कुछ अंश बचे हुए हैं, लेकिन जमींदारों के पास कोई भी एक तरीके से असुरक्षा देखने को नहीं मिलती है। तो आप देखोगे ये जो हमारे समाज में ये जो वर्ग है, हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, है ना, ये जो लोग हैं, ये जो पिछड़े वर्ग हैं, इनके पास हमेशा भूमि की कमी रही है। अब जैसे यहां पे बताया गया था, देखो ध्यान से, यहां पे बताया गया था भूमिहीन किसान। अब भूमिहीन किसान कौन होंगे सर? यहां पर देखोगे ज्यादातर जो भूमिहीन किसान होंगे वो कौन होंगे सर? वो दलित होंगे सर, देख लेना, हमेशा हमेशा देखना, वो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होंगे सर। सोच के देखो, है ना। तो आप देखोगे कि ये जो हमारे जो वर्ग है, हमारे बेचारे, है ना, इनके पास हमेशा भूमि और संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। तो अब जब आप देखोगे कि इनके पास पहले से क्या था, इनके पास सर पहले से संसाधनों की कमी थी, इनके पास पहले से संसाधनों की कमी थी, इनके पास इस वर्ग के पास पहले से भूमि की कमी थी, इनके पास ना ही भूमि थी और ना ही इनके पास संसाधन थे। लेकिन जब क्या हुआ, जब प्राकृतिक आपदा आई, तो आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? नो डाउट प्रभावित सब होंगे, अमीर गरीब उच्च वर्ग, हर वर्ग प्रभावित होगा। लेकिन सबसे बुरा असर किस पे पड़ेगा? कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, सूखा आएगा, अकाल आएगा, सबसे बुरा असर पड़ेगा इन लोगों पे। प्रभावित सब होंगे लेकिन सबसे बुरा असर किस पे होगा? तो इस वर्ग पे होगा, अनुसूचित जाति जनजाति, निचला वर्ग, दलित वर्ग, इस पर सबसे बुरा असर देखने को मिलता है जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है। समझ में आया ना? क्योंकि इनके पास बेचारी, इनकी हालत तो पहले से खराब थी भाई, वो तो वही बात है, गरीबी में आटा गीला हो गया इनका, ऊपर से ये आपदा और आ गई। तो यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो लोग हैं जो मारे जाएंगे भूख से, वो ये लोग मारे जाएंगे। तो ये वाली बात जो यहां पर बोली गई है ना। अब यहां पे क्या बताया गया भाई? अब यहां पे थोड़ा सा एक काम करते हैं भाई हम अच्छा, अब एक काम करते हैं भाई, अब थोड़ा सा एक कहानी पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार कहानी है भाई। यहाँ पे कहानी है रामू की कहानी। किसकी कहानी है सर? रामू की। रामू की कहानी, मजा आएगा।
अरे ओ शेख साहब, ओ वैलिद शेख साहब, चांटा पढ़ाना सही हो जाएगा। क्लास को खत्म करो यार, हैं तेरे हिसाब से खत्म करूंगा मैं। चांटे पढ़ेंगे ना सही हो जाएगा तू। क्लास को खत्म करो यार, जा यहां से। तेरे को कोई बोल रहा है रुकने के लिए? तू बता, तेरे को कोई बोल रहा है रुकने के लिए? 1 घंटा होता नहीं है, चिल्लाने लगते हैं पागल कहीं के। चलो ठीक है, हम कहानी सुनाते हैं भाई, किसकी? रामू की कहानी। इसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे, है ना? इसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए, अगर मैं रामू की कहानी के बारे में बात करूं तो रामू जो आपकी किताब में ही कहानी दे रखी है, और इस कहानी में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। आप देखोगे, रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में जो है एक अनियमित खेतिहर है, यानी कि एक तरीके से एक मजदूर है, और इसका जो रोजगार है वो अनियमित है ना, एक तरीके से कोई सुरक्षा नहीं है। उसका जो सबसे छोटा बेटा जो है वो 10 वर्ष का है, वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल कर रहा है। सोच के देखो, इसका जो छोटा वाला जो लड़का है जिसका नाम सोमू है, वो भी एक तरीके से गांव का जो सरपंच है इसके अंडर में काम करता है, उनके जो पशु हैं, उनकी भैंस गाय जो है उनकी देखभाल करता है। सोमू सरपंच के यहां पूरे वर्ष काम करता है, और उसे जो है इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं। सोच के देखो, पूरे वर्ष काम किया और पैसे के नाम पर क्या दिया उस सरपंच ने, उस नालायक सरपंच ने सिर्फ 1000 रुपया दिया उसको। रामू के 3 और बेटे, सोच के ओहो, रामू ने भी हद कर दी भाई। गरीबी में बच्चे पैदा करते हैं, कुछ नहीं करते लोग। सोच के देखो, इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए भाई। मैं गरीब हूं ना, तो मैं बच्चे पैदा ही नहीं करूंगा, है ना? सोच के देखो, रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां। रामू ने तो हद कर दी भाई। तुम इतने गरीब हो फिर भी बच्चे पैदा किए जाते। सबसे ज्यादा गरीबी में यही होता है, गरीबी में कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स होता नहीं है, तो भैया बच्चे पैदा करना ही एंटरटेनमेंट बन जाता है इनके लिए। अब सोच के देखो ये क्या है ना? रामू जी ने इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, है ना? तो आप देखोगे इनके 3 बेटे और हैं और 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं। अब वो बोझ हैं एक तरीके से। आप देखोगे वो क्या है सर? बोझ हैं सर, वो एक तरीके से वो कुछ काम नहीं करते। अब यानी कि उनका जो 10 साल का लौंडा है बेचारा, वो सरपंच जी के अंडर में काम करता है, लेकिन और 3 बेटे और हैं, 2 बेटियां और हैं, वो बेचारे बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो वो कुछ काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। आओ, रामू जी की पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामू जी की पत्नी जो है वो क्या है? सुनहरी नाम है। ओहो हो, सुनहरी। हाँ, तो सुनहरी जो है वो भी, अरे भाई साहब, वो भी पशुओं की सफाई करने लगती हैं और गोबर हटाने का काम करती हैं भैया। बहुत ही बढ़िया, है ना? उसे अपने रोजाना काम के बदले जो है आधा लीटर दूध मिल जाता है और सब्जियां मिल जाते हैं। वो मतलब बेचारी को पैसा भी नहीं मिलता है ना काम के बदले, है ना? कुछ सब्जियां मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत दूध मिल जाता है, जिससे वो चाय वाय बना लेती होंगी। इसके अलावा आप देखोगे, व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर क्या करती हैं? खेती में काम करती हैं, और उनकी आमदनी जो है बढ़ जाती है। ये होता है भाई, ये सब हो रहा है यहाँ पे, ये सब यहाँ पर जो है किया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। यानी कि भाई देखो, गलती किसकी है भाई? गलती रामू की है। रामू अगर इतने बच्चे पैदा नहीं करता तो शायद इतनी समस्या नहीं आती। कृषि एक मौसम, अब कृषि में दिक्कत क्या होती है भाई? कृषि एक मौसमी कार्य है। मौसमी कार्य मतलब यह है कि जब आप फसल को बो देते हो, जब आप फसल का काम रहेगा जब तक, तब तक काम मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप फसल बो देते हो तो उसको पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं, और 3 से 4 महीने बाद आमदनी आना शुरू होती है। तो 3 से 4 महीने क्या करोगे आप? बेरोजगार रहोगे ना। 3 से, ऐसा तो है नहीं कि रात को तुमने फसल बोई सुबह तक पक के खड़ी हो जाएगी, उसको पकने में टाइम लगता है। तो आप देखोगे कृषि क्या है सर? कृषि एक तरीके से मौसमी कार्य है, और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय जो है काम मिलता है। अब सोच के देखो कि भाई जब फसल की कटाई की जा रही है तब काम मिल जाएगा, और जब फसल की बुआई की जा रही है तब काम मिल जाएगा, और सिंचाई कर दी जाती है। उसके बीच में जो 3 से 4 महीने लगेंगे, उसके बीच में इसको काम नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से मौसमी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है कृषि में। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। वह वर्ष में फसल और तैयार होने और पकने तक ही जो है की अवधि के दौरान जो है लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। सोच के देखो, मतलब फसल को बोने वाला समय, बोने वाला और पकने वाला, है ना, इसके बीच में 3 से 4 महीने जो बेरोजगार रहता है, क्योंकि फसल को बोएगा और फसल को काटेगा, तो उसके बीच में 4 महीने बेचारा क्या करेगा ये? क्योंकि कृषि में मौसमी बेरोजगारी होती है, मौसमी कार्य है। तो तेरे को यहां पर जो हमारा सोमू है, रामू है, इसको एक तरीके से काम कब मिलता है? जब फसल की बुआई होती है, तब इसको बुला लिया जाता है कि भैया चल ठीक है, बुआई कर दे, खेत जोत दे, ये कर दे, वो कर दे। अब हो गया, फसल की बुआई होगी, अब क्या होगा? अब खत्म सब, 4 महीने फसल पकेगी, उसके बाद इसको बुलाया जाएगा। तो अब यहाँ पे 4 महीने की जो है यहाँ पर इसको बेरोजगारी मिल जाती है ना, एक तरीके से काम नहीं मिल पाता। क्लियर हुआ? रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में जो है इतना कमा लेता है, इससे अपने परिवार के जो है 2 जून के भोजन के लिए जो है जरूरी चीजें जुटा लेता है। बीच में आप देखोगे, बीच में कुछ दूसरे काम करता रहता है। बीच में जब फसल पकती है, जब तक उसके बीच में आप देखोगे दूसरे काम करता रहता है। इससे आप देखोगे कि ये अपने परिवार के लिए जो है कुछ जरूरी जो चीजें हैं उनको जुटा लेता है। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सोच के देखो, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है हमारे रामू साहब की, जब उसका काम नहीं मिलता, क्योंकि 4 महीने बहुत लंबे होते हैं। तो जब तक छोटे मोटे काम कर लिए नहीं मिलता, तो वास्तव में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। और कभी कभी उसके जो 4-5 बालक हैं और बालिकाएं हैं, उसको भूखे पेट भी सोना पड़ता है।
परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। अब यहां पर यह भी दिक्कत है कि भाई उसको, इसकी पत्नी को जो दूध मिलता था और जो सब्जियां मिलती थी वो भी नियमित रूप से नहीं मिलती हैं, कभी मिल जाती हैं कभी नहीं मिलती। अब देखोगे रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित। अब यहां पे आप बोल सकते हो क्या है, अब यहां पे आप बोल सकते हो क्योंकि यहां पर जो रामू है वो किस कार्य में लगा हुआ है, कृषि कार्य में, कृषि कार्य में लगा हुआ है। कृषि कार्य कैसा कार्य है, मौसमी कार्य है। इसकी वजह से आप देखोगे कि जो बीच में 4 महीने का मौसम होता है, जब वो बेचारा पकने का, फसल के पकने का इंतजार कर रहा होता है, तो इस 4 महीने वो क्या रहेगा सर, वो खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहेगा। इस 4 महीने में आप देखोगे उसको कई सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है सर, ये है हमारी खाद्य असुरक्षा। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है खाद्य असुरक्षा का कि भैया उसको 4 महीने काम नहीं मिलता बीच में, और 4 महीने जब उसको काम नहीं मिलता तो उसके बच्चे जो है बेचारे भूखे पेट सोते हैं। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? क्लियर हुआ? चलिए अब आपको ना एक होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क आपको ये देता हूं कि भाई अब तुम्हारे बुक में जो स्टोरी है अहमद की, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। अहमद की स्टोरी को पढ़ के आना, तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम्हें। होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क। हाँ देखो बदतमीजी मत करना, ये होमवर्क है तुम्हारा कि अभी मैंने आपको रामू की स्टोरी सुनाई है ना, अब तुम्हें जो है किसकी स्टोरी पढ़नी है, अहमद की। अहमद की थोड़ी सी स्टोरी सुनना, पढ़ना और बताना। कल मैं पूछूंगा इसके बारे में, और कल ये चैप्टर भी खत्म करेंगे हम। समझ में आया ना? हाँ तो आज वैसे मैं एक और टॉपिक पढ़ाने वाला था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं भाई, खत्म करते हैं, है ना, आज की क्लास खत्म करते हैं जल्दी से फटाफट से। और हाँ कल मैं इस चैप्टर को खत्म करवाऊंगा, मतलब कल खत्म करवाना है। सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि ये जो चैप्टर है वो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। चैप्टर जो है तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, बताओ फटाफट से। रामू की स्टोरी कैसे लगी बताओ पहले, बढ़िया लगी है, मजा आया? महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है महफिल में तेरी। चलिए बहुत ही बढ़िया। चले भाई तो समझ में आया चैप्टर? जल्दी से बता दो फटाफट से, आ गया नहीं आ गया? अरे बताओ भाई, बताओ 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 जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। ओ हो 94.1% बच्चे। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं भैया, जल्दी से पोल करो फटाफट से, है ना, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भोजन की केवल उपलब्धता, सभी के लिए हर समय भोजन तक पहुंच, सभी के लिए भोजन की सामर्थ्य, या फिर सभी के लिए पौष्टिक भोजन। हाँ 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 हाँ, अरे बोलो 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 बोले, बढ़िया, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो फटाफट से। अरे बोलो भाई बोलो, वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस स्लो है? वॉइस स्लो कैसे हो गई भाई? वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, वॉइस स्लो हो गई है क्या मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको यार, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बच्चे हो रहे हैं वॉइस स्लो हो रही है। रुको रुको 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, वॉइस जो आ रहा है, ठीक है रुको रुको। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, ये बताओ पहले। क्लियर, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही, फटाफट से बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ फटाफट से। ठीक है ठीक है, सही हो गया, पक्की बात है? अच्छा ये वाला ठीक है, क्लियर आ रही है? अब बताओ फटाफट से बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है? अरे बोलो बोलो जल्दी से बोलो फटाफट से, वॉइस क्लियर आ रही है? अरे बोलो बे, पक्की बात है? आ रही है क्लियर? चले ठीक है, तो ये बताओ फटाफट से। हाँ तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं भैया, 80% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड बेटा। विष्णु, नितिन, अंश, प्रिंस, सक्षम, फरहान खान, साक्षी, अमन जी, मुस्कान। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले सबसे बड़ा समूह कौन सा है, बताइए फटाफट से।
30 सेकंड है आपके पास। भारत में खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाला सबसे बड़ा समूह कौन सा है? शहरी अमीर, ग्रामीण अमीर, भूमिहीन किसान, या फिर सभी वर्गों के लोग? अरे बोलो बोलो, जल्दी से बोलो फटाफट से। आ रही है ना? पक्की बात है, वॉइस आ रही है? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, बहुत ही बढ़िया, अरे बहुत ही बेहतरीन। शहरी अमीर गलत तो है, गलत है, गलत है, गलत है। खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाला सबसे बड़ा समूह कौन सा है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 54% बच्चों ने बिल्कुल सही किया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं भैया आज के विनर कौन है भाई, देखते हैं भैया। तो विष्णु गोस्वामी जो है विनर है, सक्षम, साक्षी, वर्षा, XXN, वेद मिश्रा, अबरीश पटेल, यूपी देव, प्रिंस पटेल, चरिक। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं भैया। थैंक यू सो मच यार। तो ये बताओ भाई, आज का लेक्चर मजा आया नहीं आया? मजा आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से, मजा आया या नहीं आया? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो फटाफट से। तो भाई देखो, ऐसा है, खाद्य सुरक्षा की हम बात करें, खाद्य सुरक्षा हमारी हो चुकी है। तुम्हारी खाद्य सुरक्षा है या नहीं है? खाने पीने को मिल जाता है? ये बताओ पहले फटाफट से, ये बताओ, खाने पीने को ठीक से मिलता है नहीं मिलता? मिलता है नहीं मिलता? जल्दी से बताओ फटाफट से। सर रामू 8 महीने का क्या करता है? सर रामू 8 महीने, बेटा रामू 8 महीने क्या करता है? 8 महीने देखो, फसल के पकने का काम, फसल के बोने से पकने तक का जो टाइम होता है, तो उस बीच में तो वो जो बचा, देखो 4 महीने बेरोजगार रहता है वो, बचे कितने? 8 महीने। 8 महीने में वो इधर उधर जो काम है वो करता रहता है, इधर उधर का जो काम है वो करता रहता है। प्लस जो बुआई होती है और जो कटाई होती है वो भी बहुत लंबे समय तक चलती है। बुआई का काम और कटाई का काम भी 2-2 महीने चलता है भाई, तुम्हें ये नहीं पता क्या? एक दिन में थोड़ा बुआई हो जाती है। बहुत सारे खेतों में वो काम करता है, तो उसको 2-2.5 महीने 3 महीने काम मिल जाता है, कटाई के टाइम भी और बुआई के टाइम भी। तो बाकी के 8 महीने वो ये करता है, लेकिन 4 महीने उसके लिए बहुत मुश्किल के होते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आप देखोगे 2 से 2.5 महीने कहीं और काम कर लेता होगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही खेत में काम मिल रहा है उसको, उसको अलग अलग जगह पर काम मिलता है, जहां पर उसको लंबे समय के लिए 2 से 3 महीने 4 महीने आप देखोगे, है ना, बुआई के लिए, और 3 से 4 महीने कटाई के लिए जो है समय मिल जाता है। तो अलग अलग जगह पर जाता है, वहां उसको काम देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए सर, भुखमरी का बेटा, भुखमरी के बारे में हम बात करेंगे। मैंने भुखमरी के बारे में बताया था आपको कि जब आपको खाने पीने की चीजों में कमी दिखाई देती है, जब खाने पीने की चीजों में कमी दिखाई देती है और जब खाने पीने के जो दाम होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होता यह है कि बहुत बड़े जो गरीब लोग हैं, बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो गरीब है, वो लंबे समय तक खाने पीने की चीजों के लिए जूझता रहता है। और जब ये बहुत लंबा हो जाता है, कुछ दिन के लिए होता है तो उसको नहीं बोलते हम का, लेकिन जब बहुत लंबे समय के लिए ऐसा हो जाता है कि उसको खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब खाने पीने की चीजें मिलना ही बंद हो जाती हैं, तो वो स्थिति जो होती है उसको हम बोलते हैं भुखमरी, जिसमें इंसान लोग मरने लगते हैं, भूख की वजह से जो मौतें होने लगती हैं। ठीक है ना? भूख की वजह से बीमारियां लगने लगती हैं, जब पौष्टिक नहीं होगा शरीर में अलग अलग बीमारियां आती हैं और इससे लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है, इसको हम बोलते हैं भुखमरी। बाकी भुखमरी के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? बाढ़ क्यों आता है बेटा? बाढ़ क्यों आता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। बाढ़ क्यों आता है? जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो नदी का जो स्तर होता है बढ़ जाता है ना? जैसे आप एक बाल्टी में पानी जब डालते हो तो बाल्टी जब फुल हो जाती है तो पानी बाहर गिरने लगता है। तो ऐसे ही जब नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो नदी के आसपास के जितने भी इलाके होते हैं वो डूब जाते हैं, उसको हम बाढ़ का नाम दे देते हैं। विनिमय का मतलब होता है बेटा लेन देन करना। विनिमय का मतलब होता है जो भी लेन देन जो होते हैं, बाजार में आप जाते हो, आपने किसी को पैसा दिया, पैसे के बदले आपको चीज मिल गई, तो उसको हम बोलते हैं विनिमय। ठीक है, क्लियर हुआ? हकदारी को मतलब बेटा बताया तो था मैंने कि हकदारी को मतलब यह है कि कोई भी चीज जिसका उत्पादन व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। हकदारी का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो समाज में उपलब्ध है, सरकार वाला उपलब्ध है, प्लस जिसका उत्पादन जो है एक तरीके से बाजार में किया जा रहा है, जिसका उत्पादन जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए खाद्य सुरक्षा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, है ना? राशन कार्ड भाई गरीबों के पास होता है, मेरे पास भी है, मैं भी बहुत गरीब हूं तो मेरे पास भी राशन कार्ड है। ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करें तो भाई आज का जो यहाँ पर जो हमारा जो कार्यक्रम है